हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 2 और अध्याय का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 7 वीडियोज पहले ही बना दिया, यह 8वां वीडियो है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर डिस्क्रिप्शन में या आई कार्ड में लिंक होगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, ताकि यह वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, यह 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं 12th का पूरा बायोलॉजी हिंदी मीडियम में आपको कराऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 12th का तैयारी अच्छे से हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ें तो शुरू से पढ़ें। इस चैप्टर का पहला वीडियो जब मैंने बताया है वहां से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है भ्रूण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण क्या होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है। भ्रूण के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। भ्रूण कोश या पुटी के बीजांडी द्वारे सिरे पर विकसित होता है। कहाँ विकसित होता है? तो बीजांड द्वारे सिरे पर। याद रखिएगा, भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो भ्रूण कोश या पुटी के बीजांड द्वारे सिरे पर विकसित होता है, जहां पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि भ्रूणपोष कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है भ्रूण के विकसित होने में, क्योंकि यही तो भ्रूण को पोषण देता है। तो क्या होता है, यानी भ्रूण तब विभाजित होता है, यानी तब विकसित होता है, तब विकास करना शुरू होता है जब भ्रूणपोष कुछ सीमा तक विकसित होता है। यानी भ्रूणपोष पहले विकसित होने लगता है, तब भ्रूण विकसित होता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। हाँ, इसको पोषण कहाँ से प्राप्त होगा? तो भ्रूणपोष से। इसलिए भ्रूणपोष पहले विकसित होता है, उसके बाद भ्रूण भी विकसित होने लगता है। यद्यपि बीज में व्यापक विभिन्नता होती है, भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में समान होती है। युग्मनज प्राप्त भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष ही गोलाकार हृदयाकार परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। फ्रेंड्स, पादपों में अनेक प्रकार के बीज पाए जाते हैं, इसलिए उनके विकास में भी व्यापक विभिन्नता होती है। मतलब अलग अलग पौधों के बीज अलग अलग तरीकों से विकसित होते हैं, फिर भी इनका जो प्रारंभिक विकास होता है शुरू में वो लगभग एक जैसा होता है। और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों शुरुआत में एक समान रूप से विकसित होते हैं। ये गोलाकार हृदयाकार या परिपक्व भ्रूण के रूप में विकसित करते हैं। ठीक है। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा 2 बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन बीजपत्रों प्रिक होती है, जो प्रांकुर या स्तंभ के सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। बीजपत्रधार में बीजपत्रों के नीचे बेलनाकार प्रोटीन, जो कि मूलांश सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होता है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होता है, जिसे मूल गोप कहते हैं। चलिए मैं इसे आपको दिखाता हूं। देखिए, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 बीजपत्र हैं, एक बीजपत्र ये और दूसरा बीजपत्र ये, और इसको हम लोग कहते हैं प्रांकुर। और ये है बीजपत्रधार, ये पूरा वाला हिस्सा जो नीचे ये बाहर निकला हुआ रहता है मूलांकुर के नीचे, इसे हम कहते हैं मूल गोप। एक बीजपत्रीय भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है। घास में बीजपत्र को स्कूलटेम या परसलक कहते हैं, जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित पर्श से आवृत होता है, जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। स्कूलटेम के जुड़ाव के स्तर के ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्रोपृक कहते हैं। बीजपत्रोपृक में परोह शीर्ष तथा कुछ आदि कलिका पर्ण होते हैं, जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरे रहते हैं, जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। चलिए इसे भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये एक बीजपत्री भ्रूण है, जिसमें देखिए एक ही बीजपत्र होते हैं। उसमें था क्या? 2 बीजपत्र में 2 बीजपत्र थे, इसमें एक ही बीजपत्र है और इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेटम। और ये देखिए, ये प्रांकुर चोल है
और इसके अंदर ये जो निकला रहता है इसे कहते हैं प्रारोह शीर्ष। और यहाँ पे आप नीचे देखिएगा तो ये मूलांकुर है जिसके नीचे मूल गोप है, और इसके नीचे ये विकसित होता है वहां पे ये मूलांकुर चोरी। चलिए अब हम बात करते हैं बीज की। बीज यानी सीड्स, बीज। आवृत्ति बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिमाण बीज होता है, परिणाम बीज होता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज पत्र तथा एक भ्रूण अक्ष समाहित होता है। फ्रेंड्स, बीज तो तभी बनेगा ना जब उसमें निषेचन होगा। अतः अगर कहीं पे बीज बना है तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे निषेचन हुआ है यानी जनन हुआ है। ठीक है, और यह कैसे विकसित होता है? तो एक बीजांड जब निषेचित हो जाता है तो विकसित होकर के वही बीज बनाता है। और बीज कहाँ पे होते हैं? तो ये फलों के अंदर होते हैं। और बीज के ऊपर एक आवरण रहता है, देखते हैं उस पे आप जिसे छिलका भी कहते हैं, और वो बीज पत्र रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीज भ्रूण का बीज पत्र एक सरल संरचना होती है, प्रायः आरक्षित आहार भंडार के कारण फूली हुई एवं स्थूल रहती है। परिपक्व बीज गैर एल्बुमिनस तथा एल्बुमिनस रहित हो सकता है। अब आपको मैं बताऊंगा ये दोनों क्या होते हैं। गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं रहता है। ये आपको याद रखना है कि गैर एल्बुमिनस बीज में क्या होता है? अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभोक्त कर लिया जाता है, जैसे मटर और मूंगफली में होता है। जबकि एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गैर एल्बुमिनस तथा एल्बुमिनस बीज क्या होते हैं। होता है जैसे गेहूं है, मक्का है, या फिर बाजरा है, अरंड है। कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांड काय भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांड काय परिभ्रूणपोष होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो भी बीज होता है वो फूला हुआ रहता है अंदर से। क्यों फूला हुआ रहता है? क्योंकि उसमें पोषक पदार्थ रहते हैं जो उसे जब अंकुरित होने में सहायता करते हैं। आप कोई भी बीज ले लीजिए, गेहूं हो या फिर मक्का हो, देखिएगा वो फूला हुआ रहता है, उसमें कुछ पदार्थ भरा हुआ रहता है। किस लिए होता है? वो उसको पोषण देने के लिए होता है। वो होगा ही नहीं तो क्या होगा? वो जो बीज है वो अंकुरित ही नहीं होगा, क्योंकि उसको अंकुरन के लिए पोषण तो मिलेगा नहीं। पोषण तो जो पृथ्वी से मिलता है, मिट्टी से मिलता है, वो बाद में न मिलेगा, पहले तो उसका स्वयं का पोषण करने के लिए वो चाहिए। बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरचनात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरन के समय यह ऑक्सीजन एवं जल में प्रवेश को सुगम बनाता है। बीज के ऊपर एक अध्यावरण रहता है, यानी एक छिलका रहता है जो बीज को सुरक्षा प्रदान करता है, तथा एक उसमें छिद्र छूट जाता है। कहाँ पे? बीजांड द्वार के पास पे। जब अंकुरित होना रहता है तो उसी के माध्यम से उसमें ऑक्सीजन और जल पहुंचता है। बीज के अंदर कैसे पहुंचेगा वो? तो कहाँ से पहुंचता है? वही बीजांड द्वार के सामने से। जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। फलस्वरूप समान उपापचयी क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश करता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। यानी जब भ्रूण निष्क्रिय होने लगता है तब उसे हम कहते हैं प्रसुप्ति। यदि अनुकूलित परिस्थितियां यानी पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान मिले तो वे बीज अंकुरित हो जाते हैं, और अगर नहीं मिले तो वही निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, और वो फिर उसमें अंकुरन की क्षमता नहीं होती है और उस बीज से कोई फल या कोई मतलब फसल नहीं हो सकती है, कोई पौधा नहीं बन सकता है। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होता है, परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित होता है। अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। ये याद रखिएगा। बीजांड परिपक्व होकर के क्या बनता है? यहां मैं लिख देता हूं। बीजांड परिपक्व होकर के बनता है बीज, और इसी के साथ जो अंडाशय होता है
वो विकसित होकर के, जो अंडाशय होता है वो विकसित होकर के बन जाता है फल। इसलिए अंडाशय जो फल बनता है उसी के अंदर बीज होते हैं। बीज कहाँ होते हैं? तो फल के अंदर होते हैं। अंडाशय की दीवार फल की दीवार के रूप में, जिसे हम छिलका भी कहते हैं, विकसित होती है। आप यहाँ पे कुछ बीज देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला ये छिलका है, ये द्विबीजपत्र है, और यहाँ पे यही बीजांड द्वार है जहाँ से ऑक्सीजन और जल प्रवेश करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बीज आवरण, जिसे हम छिलका कहेंगे। ये है भ्रूण पोष, जो भ्रूण को पोषण देता है। ये है बीजपत्र, और कुछ यहाँ पे आपको नीचे से अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, यहाँ देखिए ये सेब है जिसमें ये बीज है। ठीक है, आपको यहाँ पे बीज दिखाई दे रहा है। और ये वाला, ये टोटल हिस्सा इसे हम अंडबीज कहेंगे, यानी ये बीज है। और ये वाला जो ऊपर है ये फल भित्ति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुष्पासन है और ये एकीन है। ठीक है, तो क्या होता है, ऊपर सबसे छिलका रहता है, उसके बाद हम छिलका को फल भित्ति भी कहते हैं, और अंदर वाला हिस्सा उसके फल भित्ति के अंदर जो होता है उसे हम खाते हैं। ठीक है, तो जो छिलका होता है उसे हम फल भित्ति कहते हैं। फल अमरूद, आम, संतरे की भांति गूदेदार हो सकते हैं, अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। यानी फल कैसा हो सकता है, तो यह गूदेदार भी हो सकता है जैसे आम में होता है या फिर सेब में होता है, और ये शुष्क भी हो सकते हैं जैसे बादाम या सरसों में होता है। ठीक है, अधिकतर पादपों में जब अंडाशय में फल विकसित होते हैं उसके अन्य पुष्पीय अंश असहित होकर झड़ जाते हैं, यानी अपहरित होकर के वो झड़ जाते हैं। जो अन्य पुष्पीय अंग होते हैं जैसे पुष्पासन हो गया या पंखुड़ियां हो गई, वो झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में फल की संरचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार के फलों को मिथ्या फल या आभासी फल कहते हैं। यानी वैसे फल जिसमें फल की रचना में पुष्पासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे हम आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, इन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यानी वैसे फल जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं उन्हें हम यथार्थ या वास्तविक फल कहेंगे। ठीक है, यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होता है, यानी निषेचन होता है उसके बाद ही उसमें फल बनता है, परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। यानी देखिए ये तो सीधी सी बात है, जो फल बनेगा तो निषेचन के पश्चात ही बनेगा, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, और वैसे फलों को हम कहते हैं अनिषेक जनित फल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अनिषेक जनित फल का एक अच्छा उदाहरण केला है, जिसको आप लोग अवश्य ही खाते होंगे, उसमें देखे होंगे। इसमें क्या होता है, ये बिना निषेचन का ही फल बन जाता है। और यह फल कैसे बनता है, हार्मोनों के सहयोग से बनता है। ठीक है, बीज आवृत बीजियों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला मतलब बीज का अनेक लाभ है, जैसे क्या है, पहला जब प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागन एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है। ठीक है, ये जब बीज बन गया तो परागन एवं निषेचित जल पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होती है। बीज की रचना काफी निर्भरता पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही बीज नए प्रवासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलन रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सीधी सी बात है, जब बीज बन जाएगा तो आप उसे अनेक जगह ले जा करके जहां मर्जी वहां लगा सकते हैं, यानी उनके अनुकूलन क्षमता बन जाती है। वो एक ही बीज अलग अलग जगहों पे जा करके उसका विकास हो सकता है। लेकिन जहां पे बीज नहीं बनता है वो पौधे किस पे आश्रित रहते हैं, तो वे आश्रित रहते हैं परागन पे, ठीक है, और जल पे, इन सब चीजों पे वे आश्रित रहते हैं। जैसा कि इसमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है, अल्प वयस्क नवोदित तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न कर सके। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक संपाशक को पैदा करते हैं जो विविधता का रूप लेते हैं। फ्रेंड्स, बीज में एक और खासियत क्या होती है, उसमें पोषक पदार्थ होते हैं,
और वो पोषण तब तक देते हैं जब तक कि वो बीज अंकुरित होकर के एक पौधे के रूप में विकसित होता है, और जब तक वह स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करने लगता है तब तक वहां से उसको पोषण प्राप्त होता है। और जब वो अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने लगता है तो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और साथ ही बीज से, चूंकि ये लैंगिक जनन से प्राप्त होता है, इसलिए इसमें विभिन्नता भी उत्पन्न होती है। हमारे बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले साल मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया भी जा सकता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जितनी भी कृषि होती है वो बीज पे ही आधारित होती है। सोचिए अगर बीज ही ना हो तो कृषि का क्या होगा। ठीक है, इसलिए बीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब एक क्वेश्चन है कि बीज कितने समय तक सही रहता है, यानी कितने समय तक वो जीवित रह सकता है। तो बीज के परिक्षेपण के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है, इसका उत्तर क्या आप दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो अच्छी बात है। यह अवधि पुनः व्यापक रूप में भिन्न होती है, यानी अलग अलग प्रजातियों के बीज, अलग अलग जो पौधों के बीज होते हैं वो अलग अलग समय तक जीवित रहते हैं। जैसे कुछ प्रजातियों के बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में खो देते हैं, कुछ प्रजातियों की जो बीज क्षमता वो वर्षों रहती है, और कुछ का होता है वो सैकड़ों वर्ष तक भी रहते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों में अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्किटस, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था, यह एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज की अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। यानी यह बीज लगभग 10,000 वर्ष जिंदा रहा था। साथ ही हाल ही का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन क्षम बीज फोएनिक्स डेक्टिलिफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातत्विक खुदाई के दौरान खोदा गया था, और जब खुदाई हो रही थी उसमें प्राप्त हुआ था। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ बीज होते हैं जो महीनों चलते हैं, कुछ सालों चलते हैं, कुछ सैकड़ों वर्षों चलते हैं, जबकि कुछ हैं हजारों, 10,000 वर्ष, 2000 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि बीजों का जीवन काल कितना होता है। अब क्वेश्चन है कि अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं, एक परारूपी पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं, एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं। मुझे उम्मीद है ऐसा प्रश्न का आंसर आप लोग दे सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें कि एक पादप पे कितना पुष्प होता है और कितने अंडाशय होते हैं। ये सब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको नहीं पता चलता है तो गूगल कीजिएगा या आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इस प्रकार की, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। इस प्रकार के मामले में कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे कि ओरोबैंकी स्ट्राइगा, क्या आपने फाइकस यानी अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है? एक छोटे से अंजीर के बीज में कितना विशाल पादप तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताने का मतलब यह है कि एक छोटा सा जो पौधा होता है वो भी हजारों बीज तैयार कर सकता है। और अंजीर का अगर आपने देखा हो तो एक अंजीर का बीज छोटा सा होता है लेकिन उससे बहुत ही विशाल वृक्ष बन जाता है। तो ये तो आप बीज का शक्ति जानते ही हैं कि एक छोटा सा बीज से कितना बड़ा ये पौधा बन सकता है, यानी बहुत बड़ा वृक्ष भी बन सकता है और फसल भी तैयार हो सकती है। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं आपको असंग जनन और बहुभ्रूणता के बारे में बताऊंगा। साथ ही इस पूरा चैप्टर का निचोड़, इसका सारांश बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।